हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स एंड डिडक्शंस जो हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट्स ₹6 लाख पर एनम एज बेसिक पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेसिक सैलरी आपको 6 लाख दी हुई है। इन एडिशन एक्स ऑल्सो गेट्स हाउस रेंट अलाउंस 90,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर। 90,000 का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। रेंट पेड एट दिल्ली इज ₹80,000। he receives 72,000 as entertainment allowance. He pays a sum of ₹2,800 on account of professional tax. तो प्रोफेशनल टैक्स उसने 2,800 पे किया है प्रीवियस ईयर में, आउट ऑफ विच 1,400 pertains to the previous year of 18-19 and contributes ₹60,000 towards recognized provident fund. His income from other sources is ₹3 lakh. Income from other source हमें 3 लाख दिया हुआ है। Determine the amount of net income of X. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे जैसे आपसे पूछा है नेट इनकम, हमसे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा, हमसे नेट इनकम पूछी है। इसका मतलब 5 हेड्स के बाद जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है और उसमें से आप डिडक्शंस लेस करते हो, वो वाली उसके बाद जो इनकम आएगी नेट इनकम, वो आपसे पूछा गया है। तो उसी हिसाब से हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सैलरी पूछा होता, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उस हिसाब से आपका फॉर्मेट बनता। नेट इनकम पूछा है तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर्स लिख लिया, 2 अमाउंट के कॉलम लिख लिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस क्या रहेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है सबसे पहले आप वो अपने फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, जो अमाउंट डायरेक्टली निकल सकता है उसको वहां पे मेंशन कर दो। जो वर्किंग नोट बनाने हैं वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिया है कि एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपीज है। तो सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी लिख ली। आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। फिर हमें दिया है एक्स ऑल्सो गेट्स हाउस रेंट अलाउंस, तो एचआरए हमें दिया है। एचआरए का टोटल रिसीव्ड इज 90,000। ठीक है, तो 90,000 हमने लिख दिया। अब इसमें से हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं, तो लेस एग्जाम्प्ट। अब ये जो एग्जम्प्टेड वैल्यू है ये हम अपने वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो वर्किंग नोट 1, तो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम पूरा पहले फॉर्मेट बना लेंगे और फिर हम वर्किंग नोट पे आएंगे। तो ये अमाउंट अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ऐसे आपको पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, हाउस रेंट के बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें दिया है 72,000। ये सीधा आपके आउटर कॉलम में आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है यहाँ पे, तो और कुछ नहीं हमें दिया है। ठीक है, तो हमें और कुछ इसके अलावा दी नहीं है चीजें। तो ये हमने हेडिंग्स डाल ली, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें वर्किंग नोट बनाना है। और यहाँ पे आपकी आएगी ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें लेस करके यहाँ आपका एचआरए आ जाएगा। और ग्रॉस सैलरी हमारा इन सब का टोटल जब हम कर देंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी को नेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लेस करते हैं डिडक्शंस। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कौन सी डिडक्शंस? अंडर सेक्शन 16। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 कौन कौन सी होती है? 3 डिडक्शंस होती हैं आपकी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, और फिर आता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। तो ये 3 डिडक्शन आपको मिलती हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में से। जो आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से ये 3 डिडक्शंस आपको मिलेंगी।
अगर क्वेश्चन में दी गई है जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलेगा 50,000 का, तो ये अगर क्वेश्चन में दी एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर दिया है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हम नील कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो लिखेंगे, अदरवाइज हम नील कर देंगे। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ध्यान रखना है, डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। तो यहाँ से जब हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट सैलरी। ठीक है, अब नेट सैलरी तो आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा क्या है, आपको फाइंड आउट करना है नेट इनकम। ठीक है, टोटल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। अभी ये हमारी सिर्फ नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे 4 हेड्स और हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या उन चारों हेड से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे हमारी नेट सैलरी आ गई, इसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, फिर आपका हाउस कैपिटल गेन्स है, और आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 हेड्स हो गए। इन सब का जब हम टोटल कर देते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाती है, ग्रॉस इनकम आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लेस करते हो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और यहाँ से आपकी फिर फाइनली नेट इनकम आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने पहले पूरा सारा फॉर्मेट बना लिया। पहले फॉर्मेट क्यों बनाया है, ताकि आप बीच में कोई भी वर्किंग नोट हो तो वो आप अलग से बनाओ। ठीक है, अगर बीच में आपने वर्किंग नोट शुरू कर दिया तो आपका पूरा फॉर्मेट नहीं बन पाएगा। तो पहले आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, जो फिगर्स डायरेक्टली आप लिख सकते हो उसको डायरेक्टली लिख लो, जो नहीं लिख सकते, जो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है तो उसके आगे वर्किंग नोट लिख के और वो वाली स्पेस छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ, अब देखो क्वेश्चन में अगर बोला होता है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट सैलरी, तो हम फॉर्मेट को यहीं पे स्टॉप कर देते थे, हम ये वाला पॉइंट्स आगे नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि नेट इनकम निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए हमने पांचों हेड्स का इनकम यहाँ पे मेंशन किया। वहां से आपकी ग्रॉस इनकम आई, और फिर उसके बाद उसमें से डिडक्शंस लेस करी 80C से 80U वाली, और फिर आपकी नेट इनकम आ गई। ध्यान रखना है, ये वाली जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये आपकी सैलरी की डिडक्शंस हैं। ठीक है, और यहाँ जो डिडक्शन होती है ये आपकी ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन होती है। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, कैलकुलेशन ऑफ exempted वैल्यू ऑफ HRA। तो HRA की एग्जम्प्टेड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में सीखा था कैसे आप फाइंड आउट करते हो। आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी एग्जम्प्टेड वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है, 90,000, तो हमने 90,000 लिख दिया। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मैं जस्ट फिगर लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, एक्चुअल HRA रिसीव्ड और फिर उसके आगे 90,000। सेकेंड होता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, 80,000, तो 80,000। ठीक है, इसको हम माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी में, सैलरी का मीनिंग क्या होता है HRA में, बेसिक प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस आपकी कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज। अब यहाँ पे कमीशन और DA तो हमें नहीं दिया है, इसका मतलब जो बेसिक है उसी का 10% हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इज 6 लाख, तो
6 लाख का 10%, तो ये हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ से आपका 20,000 आ गया। और थर्ड होता है आपका 50% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो 50%, अगर अदर में है तो फिर आपका 40% होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट पेड एट दिल्ली, तो दिल्ली में लिखा हुआ है तो दिल्ली लिखा है, तो आपका हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, तो डीए और कमीशन हमें नहीं दिया है, तो बेसिक का 50%। ठीक है, तो ये तीन फिगर्स आ गई आपके पास, 90,000, 20,000 और 3 लाख। तो ये था आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और ये आपका 50% ऑफ सैलरी। तो तीनों में से मिनिमम वैल्यू इज 20,000, तो ये आपकी एग्जाम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्प्टेड वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, माइनस में, और आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एचआरए आ जाएगा 70,000। इन सब का हमने टोटल किया, तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, तो 742,000, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें से हमें डिडक्शन देनी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको ही मिलेगी, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है, 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगी। अब एक्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी हमें करनी है, तो इसको हम वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। अगर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती, यहाँ नील आता। बेसिक में तो ऐड होगा, यहाँ पे आएगा हर केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर एम्प्लॉय हो, क्योंकि अलाउंस है तो बेसिक में तो ऐड होगा पूरा अमाउंट जितना भी मिल रहा है, लेकिन डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। इसका मतलब अभी जो आप ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में करनी है, अगर अदर एम्प्लॉय होता तो हम यहाँ पे नील लिख देते। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, तो मैंने आपको, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तीन आपके पास अमाउंट्स होंगे, तीन में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, तो एक्चुअल रिसीव हुआ है 72,000। फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे तो लिखा ही है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो सीधा आप 20% कर दोगे बेसिक सैलरी का 6 लाख का। और लास्ट आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है 5,000। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट 72,000 हो गया एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ये हो गया आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और ये हो गया 5,000। तो तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है ये 5,000, ये आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5,000। ये नहीं करना है कि 72,000 में से 5,000 लेस करके बचा हुआ, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, हम देख रहे हैं तीनों में से जो मिनिमम, वो आपका डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा, तो 5,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। अब प्रोफेशनल टैक्स कितना, जितना भी पे किया होता है उसकी डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। अगर एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, तो 2800 उसने पे किया है, जिसमें से 1400 जो है वो प्रीवियस ईयर 18-19 का है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस अगर प्रीवियस ईयर में पेड होना चाहिए। अब कितना पे किया है उसमें कितने प्रीवियस ईयर का आता है वो हम इग्नोर करेंगे,
तो प्रोफेशनल टैक्स टोटल पेड इज 2800, तो यहाँ हम पूरा 2800 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये लिखा होता कि ही पेड ₹2800 ऑन दिस डेट, और फिर उसके आगे लिखा होता 1400 इज ड्यू या इज नॉट पेड करके कुछ लिखा होता, तो फिर हम यहाँ पे जितना पेड है उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स हमें ध्यान रखना है कि जो एक्चुअली पेड है अमाउंट टोटल, वो पेड वाला अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। उसमें पुराने ईयर्स का भी अगर इंक्लूड है तो हम फिर भी उस पूरे अमाउंट को लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया होता एम्प्लॉई ने, तो वो एम्प्लॉयर ने अगर पे किया होता तो वो एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट हो जाता। जैसे समझो यहाँ पे लिखा होता कि एम्प्लॉयर पेड अ सम ऑफ ₹2800 ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, तो हम फिर बेसिक के नीचे यहाँ पे कहीं पे हम लिखते प्रोफेशनल टैक्स 2800 यहाँ लिखते, और फिर बाद में हम डिडक्शन भी दे देते। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है प्रोफेशनल टैक्स, तो पहले आप बेसिक में ऐड करोगे और फिर डिडक्शन दोगे। ठीक है, तो ये 3 डिडक्शन हमने लिख दी। यहाँ से हमने इसका टोटल किया और वैल्यू आ जाएगी आपकी 57,800। ठीक है, तो ये हमने सारी डिडक्शंस का टोटल कर दिया। अब हमें नेट सैलरी निकालना है, तो नेट सैलरी क्या हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी माइनस ये आपकी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 जो आपने निकाली है। तो ये हो गया आपका 742,000 जो आपकी ग्रॉस सैलरी आई है माइनस डिडक्शंस, तो आपकी नेट सैलरी आ गई 684,200। ठीक है, अब ये तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आई है, आपको निकालनी है नेट इनकम। इसका मतलब बाकी के जो 4 हेड्स हैं उसमें भी आपको देखना है अगर वहां पे कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हमें कुछ भी नहीं दिया, ये नील है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था कि एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹3 लाख, तो यहाँ पे हमने 3 लाख लिख दिया। ठीक है, कैपिटल गेन से हमें कोई इनकम नहीं दी हुई और बिजनेस और प्रोफेशंस की भी कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ से हमने टोटल कर दिया। तो आपकी ग्रॉस आ जाएगी 984,200। ठीक है, अब इसके बाद आपको डिडक्शन 80C से 80U की अगर कोई डिडक्शन है तो वो यहाँ पे आपने लेस करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एम्प्लॉई जो है कंट्रीब्यूट करता है 60,000 टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मैंने आपको प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट बताया था लास्ट क्लास में एक टेबल के थ्रू। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन उसको मिलती है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लेस करनी है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे वो तो नहीं दिया, ना ही हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया है, ना ही हमें इंटरेस्ट वाला पार्ट दिया है कि इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ प्रोविडेंट फंड अकाउंट से। यहाँ पे हमें सिर्फ दिया है कि एम्प्लॉय ने 60,000 कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इस 60,000 की उसको डिडक्शन मिल जाएगी, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और लेस करके हमारी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो नेट इनकम आ गई आपकी 9,24,200। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा सबसे पहले देखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, उसी हिसाब से आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है।
बीच में जो आप डायरेक्टली फिगर्स लिख सकते हो वो अमाउंट्स हमने लिख दिए। जो वर्किंग नोट बनाने हैं उसके आगे वर्किंग नोट मेंशन करके और आप अमाउंट स्किप कर दो। पहले पूरा फॉर्मेट बना लो और फिर उसके बाद वर्किंग नोट बना के अमाउंट्स जो भी आपकी मिसिंग फिगर्स थी वहां पे अमाउंट आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल टैक्स और ये जो प्रोविडेंट फंड 80C में आपको डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, ये हमने देखा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दिया है एक्स एम्प्लॉई है, उसकी प्रीवियस ईयर की कुछ आपको डिटेल्स दी हुई हैं। बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है। डीए में बोला है 46% ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन दिया हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 20,000 टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड टू विच अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय एक्स। अब इसमें क्वेश्चन में अलग क्या है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी दिया है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी दिया है और साथ में इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन दी प्रोविडेंट फंड, तो इंटरेस्ट वाला पार्ट भी दिया है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है नेट इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ द प्रोविडेंट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी ये आपको एक तरीके से 3 कंडीशंस दे दिए कि अगर एसपीएफ हो तो पूरी आपकी नेट इनकम एम्प्लॉय की क्या होगी, अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है तो नेट इनकम क्या होगी, और अगर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है तो नेट इनकम क्या होगी। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर्स और फिर हमने 3 प्रोविडेंट फंड्स लिख दिए। आप अलग अलग भी कर सकते हो लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि पहले एसपीएफ के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेशन करो फिर उसके बाद आरपीएफ के अकॉर्डिंग। तो हमने सीधा यहाँ पे ही 3 कॉलम्स बना लिए अकॉर्डिंग टू प्रोविडेंट फंड, ताकि हम जब बेसिक सैलरी लिख रहे हैं तो एक ही साथ हम तीनों में बेसिक सैलरी लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग करने पे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। तो बेसिक सैलरी आपको दी है और इकट्ठे हम तीनों प्रोविडेंट फंड के हिसाब से लिख देंगे 1,20,000। तो तीनों में हम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा इससे टाइम बचेगा, आपको बार बार सेम फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमें डीए दिया है, तो डीए इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस 40,000 तीनों में आ जाएगा। फिर कमीशन, तो कमीशन आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। 6 लाख का आपका टर्नओवर था जिसकी 1% जो है वो कमीशन है, तो ये फिक्स्ड परसेंटेज हो गया टर्नओवर का 6,000। तो 6,000 आ जाएगा। फिर आपको दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अब यहाँ पे क्योंकि हमने दो अलग अलग कॉलम्स नहीं बनाए हैं अमाउंट के, तो हम इसको सीधा वर्किंग नोट में ही टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, पहले हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। फिर आपको दिया है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे आपको देखना है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20,000 टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो अगर एसपीएफ हो यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो तो इस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिख लेते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीएफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया है इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो उस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन एसपीएफ इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको टेबल से समझाया था आप उसमें देखोगे पहले लास्ट क्लास के वीडियो में। ठीक है, तो एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, तो यहाँ पे आपका निल आ जाएगा।
अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अंडर आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हमें वर्किंग नोट में अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हम अभी निकालेंगे वैल्यू। इसके आगे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 ताकि हमें याद रहे कि ये हमें कैलकुलेशन करनी है। और यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अंडर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट टैक्सेबल, तो यहाँ भी वैल्यू नहीं आएगी, ये निल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वर्किंग नोट्स नहीं बना रहे हैं, पहले हम पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इन प्रोविडेंट फंड, तो इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होता है, एसपीएफ में जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, तो ये आपका निल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। और यूआरपीएफ के केस में इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, तो ये तो निल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 3 लिख लेते हैं। आरपीएफ में इंटरेस्ट की हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कुछ और नहीं दिया है, सैलरी से रिलेटेड कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। फिर हमारी आ जाएगी सैलरी की डिडक्शन। अंडर सेक्शन 16 की हमारी 3 डिडक्शंस। पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, और फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या नहीं दिया, उसके आगे हम निल कर देंगे। पहले हमें पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करना है। तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस लेस करके आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे तो नेट इनकम पूछा है, तो अगर सैलरी पूछा होता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, लेकिन नेट सैलरी पूछा है, तो यानी हमें बाकी के 4 हेड्स की हमें इनकम लिखनी होंगी यहाँ पे। तो आप ये कर सकते हो, सीधा क्वेश्चन में देख लो कि हमें सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया है, बाकी कोई हेड दिया ही नहीं, तो हम सीधा यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख देंगे, बाकी कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। और कितना दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? 1,36,000, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तीनों में आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी हेड की हमें इनकम नहीं दी है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। और ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करेंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U की, अगर कोई डिडक्शन दी है तो वो हम लेस करेंगे, और फिर लेस करने के बाद आपकी फाइनली नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहले अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया।
अब इस फॉर्मेट में जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो हमें वर्किंग नोट में बनाना है, ये 2 फिगर्स रह गई हैं, ये हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस सैलरी तब आएगी जब ये मिसिंग फिगर्स कंप्लीट हो जाएं। डिडक्शन में हमें पता है एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स हमें नहीं दिया है, तो ये तो आपका निल ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है नहीं दिया है, तो ये हम निल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये मिसिंग फिगर्स निकालनी है, तभी हमारा ये फॉर्मेट जो है सारा हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ से हमने सारा हेडिंग्स वगैरह सब डाल लिया है। अब हम वर्किंग नोट पे आते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू तो हमने पढ़ा है, ये पहले 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा दैट विल बी द एग्जम्प्टेड वैल्यू। तो फर्स्ट होता है आपका एक्चुअल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है, और पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हमें एक्चुअल ही 2 चिल्ड्रन के हिसाब से ही रिसीव हुआ है 7200, तो ये तो आपका 7200 आ गया। अगर यहाँ पे 1 चिल्ड्रन का होता तो हम 1 का लिखते, अगर 3 चिल्ड्रन का होता तो हम 2 चिल्ड्रन का लिखते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 से कम है तो कम वाला लेना है, 2 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही कंसिडर करना है। दूसरा होता है आपका 100 पर मंथ पर चाइल्ड, फिक्स लिमिट होती है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 100 पर मंथ यानी पूरे साल का हो गया इंटू 12 करके, और पर चाइल्ड ये आपका पर चाइल्ड का है, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन का इंटू 2। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू इज दिस, तो 2400 ये आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल रिसीव्ड इज 7200 माइनस एग्जम्प्टेड वैल्यू इज 2400, तो 4800 आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई। वो आप अपने फॉर्मेट में लिख दोगे 4800। अब यहाँ से हमारी मिसिंग फिगर्स जो हैं ये वाली तो कंप्लीट हो गई, यानी इसकी हम ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं और इसकी निकाल सकते हैं, यानी एसपीएफ के केस में और यूआरपीएफ के केस में निकाल सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो हम निकाल लेते हैं। इन सबको ऐड करके जो भी वैल्यूज हैं आपकी इन सबको ऐड कर दिया, यहाँ से हमने इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये हमें ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए ये 2 कैलकुलेशन करनी है, तो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी,
और सैलरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले तो हम सैलरी निकाल लेंगे। सैलरी इस केस में क्या होती है आपकी, बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे बेसिक, ठीक है, प्लस डीए लेना है लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट। डीए हमें दिया था 40,000, लेकिन उसमें बोला था 46% ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब यहाँ पे सैलरी में हमें 46% लेना है। तो किसका 46%? 40,000 का। डीए जो हमें 40,000 दिया है, इसका 46%, ठीक है। और फिर प्लस कमीशन, तो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन कितना है? 6,000। तो ये आपकी सैलरी आ गई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। कैसे निकाला? बेसिक प्लस डीए, ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए हो गया, प्लस कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो आपकी सैलरी है, इसका सैलरी का 12% तक एग्जाम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है आरपीएफ में, वो 12% तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो 20,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज 20,000। तो आपको पहले निकालना है कि 12% ऑफ सैलरी कितना होता है। तो यहाँ पे आपने 12% तक एग्जाम्प्ट है, तो यानी एग्जाम्प्टेड वैल्यू कितनी होगी? 12% ऑफ सैलरी। तो जो आपने सैलरी निकाला था उसका 12% तक एग्जाम्प्ट है, यानी ये एग्जाम्प्टेड वैल्यू है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? टैक्सेबल वैल्यू एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबल वैल्यू विल बी, टोटल उसने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया एग्जम्प्टेड वैल्यू 17,328, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई 2672, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ के केस में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है। सबसे पहले हमने सैलरी निकाली, बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए प्लस कमीशन। फिर हमने 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, तो हमने इस सैलरी का 12% निकाल लिया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट भी हो गया और एग्जाम्प्टेड वैल्यू भी हो गई। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था 20,000 टूवर्ड्स आरपीएफ, तो 20,000 में से एग्जाम्प्टेड वैल्यू हमने लेस कर दिया, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 2672। इसको आप अपने फॉर्मेट में लिख दोगे 2672, ठीक है। अब हमारी एक मिसिंग फिगर बची है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, वो आपका 9.5% पर एनम तक एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द प्रोविडेंट फंड, और हम कौन से प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द प्रोविडेंट फंड, कितना इंटरेस्ट है? 11%, और 11% के हिसाब से वैल्यू इज 93,500। तो 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको 11% की वैल्यू दी हुई है। 11% की वैल्यू इज
93500, ये आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। या तो आप पहले परसेंटेज में टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो, जैसे 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, तो 11% में से 9.5% जो है वो एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब 1.5% इज टैक्सेबल। ठीक है, और 11% की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 1.5% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? 93500 डिवाइडेड बाय 11%, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल ही हो जाएगा, इंटू 1.5। ठीक है, 12750। एक तरीका तो ये है कि ये पूरा आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गई, ये यहाँ आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको 11% की वैल्यू दी हुई है 93500, और 9.5 तक एग्जाम्प्ट होता है, तो आप पहले 9.5 की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 93500 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9.5। ठीक है, अब ये एग्जाम्प्टेड वैल्यू है, तो ये टोटल वैल्यू 93500 टोटल वैल्यू, 80750 इज एग्जाम्प्टेड वैल्यू। तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल वैल्यू माइनस एग्जाम्प्टेड वैल्यू। तो देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है 12750, और यहाँ पे भी 12750, आंसर सेम आएगा। लेकिन दो मेथड में से जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में 11% की हमें वैल्यू दी हुई थी। अगर क्वेश्चन में 9.5% से कम दिया है तो तब तो फुली एग्जाम्प्ट ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द प्रोविडेंट फंड एट, समझो एट दिया होता 8%, तो 9.5% तक तो एग्जाम्प्ट ही है, तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हम यहाँ पे सीधा निल लिख देते, एग्जाम्प्ट लिख देते। ठीक है, अगर 9.5% से एक्सेस है तब आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी। तो 11% की वैल्यू आपको दी हुई है 93,500, 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, यानी 11% में से 9.5% तक एग्जाम, तो बचा हुआ यानी 1.5 इज टैक्सेबल। तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो 1.5% की वैल्यू आपने निकाल ली, 93500 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1.5। दूसरे मेथड में आपने क्या किया, 11% की वैल्यू आपने दी हुई थी आपको, तो आपने एग्जम्प्टेड जो परसेंटेज है 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली 93,500 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9.5 करके। फिर टोटल में से ये एग्जम्प्टेड वैल्यू माइनस कर दी, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस टैक्सेबल वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, तो हमारी आरपीएफ के केस में ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स तो दिया नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें लिखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 50,000 आ जाएगा हर केस में। ठीक है, ये सारा आपका डिडक्शन है, तो माइनस हो रहा है। नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन लेस करेंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे आपने लेस किया 186,222 माइनस 50,000, और यहाँ पे आपने लेस किया, सेम ही आएगा वैसे, डायरेक्टली लिख देते हैं 120800। ठीक है, तो ये तो आपकी नेट सैलरी आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको दिया हुआ था, ये हमने यहाँ लिख दिया था। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी क्या आ जाएगी? इन दोनों का टोटल, यानी सैलरी वाले हेड का टोटल और अदर सोर्सेज का टोटल। बाकी किसी और हेड से हमें इनकम नहीं दी है।
सबका हमने टोटल कर दिया। और ये तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, क्योंकि अभी तो ग्रॉस टोटल इनकम आई है, इसमें से ये डिडक्शन लिखनी है। अगर ये हमें कुछ दी है तो फिर यहाँ से हमारी नेट इनकम आ जाएगी। अब हमने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, 3 चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, कि कैलकुलेशन होती है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड उस पे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन 80C में मिलेगी। अगर एसपीएफ है तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पे बोला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 और टू विच अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय एक्स, यानी एक्स जो एम्प्लॉय है वो भी 20,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में। तो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 इन एसपीएफ, तो यहाँ पे 20,000 की डिडक्शन 80C में। ठीक है, तो आप अलग से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लिख के और यहाँ पे 20,000 लिख दोगे। आरपीएफ के केस में भी 20,000 की डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, और यूआरपीएफ के केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, नो डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, तो ये नील आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे फिगर्स कंप्लीट हो गए और इसमें हम नेट इनकम निकाल देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। यहाँ से और ये तो आपका सेम आ जाएगा क्योंकि डिडक्शन नहीं है, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वही आपकी नेट इनकम बन जाएगी 256800। ठीक है, तो ये आपकी इनकम आ गई, नेट इनकम, जिस पे आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक हमारी जो इनकम अगर आ रही है, जैसे ये तो लास्ट में 00 है, ये जैसे लास्ट में 22 आ रहा है, तो हम इनको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक राउंड ऑफ करते हैं। तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, ये हो जाएगा आपका 25, ये वाली जो वैल्यू है टैक्स लाइबिलिटी निकालने से पहले इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये 2522 22220 20 हो जाएगा। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो 20 में आएगा। ठीक है, और फिर इस पे हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन देखे, जिसमें आपकी सैलरी की डिडक्शंस और प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तरीका आपने ध्यान रखना है, पहले हम पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम वर्किंग नोट बना के जो भी हमारी मिसिंग फिगर्स रह जाती है तो उनको हम फिल कर देते हैं। तो ये इस मेथड से आपका टाइम जो है वो काफी सेव हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।